नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द जो हिंदुस्तान के लिए सेकुलरिज्म नहीं है बल्कि मुस्लिम परस्ती है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो सेकुलर पार्टियां हैं उसके अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की भावना हिलोड़े मारती रहती है और वही पार्टियां सेकुलर कहलाने की होड़ में रहती है जो मुसलमानों के वोट के लिए तड़पती है। लेकिन समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई है और इसी के कारण अब सेकुलर बनने की होड़ करने वाले ये जो पार्टियां थी, जो कुछ एनडीए का हिस्सा बन गई, लेकिन उनके दिमाग से सेकुलरिज्म की खुमारी नहीं उतरी थी। कुछ दिनों के अंदर ही उनके दिमाग से ये खुमारी उतरने लगी। पीएम मोदी ने इन पार्टी के नेताओं को भी सेकुलर से हटाकर कट्टर हिंदू बना दिया है और इसलिए मीडिया में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टी के नेता भी नए नए आइडिया ला रहे हैं कि देखो, ये जो कुछ सेकुलर पार्टियां थी वो हिंदुत्व के रास्ते पे चल रही है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो रहा है। और ये खतरा क्यों है? क्योंकि आपस में ये लोग हिंदुत्व पर कंपटीशन करेंगे। आज तक ये कभी नहीं कहा गया कि मुस्लिम वोटर जहां जहां जिस स्टेट में हैं और उनके कंपटीटर पार्टियां बहुत सारी है, फिर भी उनके बीच कंपटीशन मुसलमान वोट के लिए पैदा तो होता है, लेकिन मुस्लिम वो पैदा करने नहीं देते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। कांग्रेस को समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस को समर्थन कहां देंगे? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में। उसे समर्थन पश्चिम बंगाल में नहीं देंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी के साथ खड़े रहेंगे और इसके पीछे की वजह एक ही है, क्योंकि मुस्लिम निगेटिव वोटिंग करता है। वो जानता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाली पार्टी है किसी स्टेट में, वहां उसी को समर्थन दो। और कांग्रेस कितना भी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति अपनाती रहे, उसको वोट देने के लिए पश्चिम बंगाल में मुसलमान बाहर नहीं निकलेंगे। दिल्ली में मुसलमान केजरीवाल को वोट देगा, न कि कांग्रेस को। बिहार में राजद को देगा, गठबंधन में है तो कांग्रेस को भी देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन में है तो सपा कांग्रेस दोनों को देगा। अगर गठबंधन में नहीं है तो 95% वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को जाएगा। कांग्रेस को कोई वोट देने के लिए बाहर तक नहीं निकलेगा। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार होगा वहां भी उसके पक्ष में नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का हो तो भी सपा के किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट देगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। यह टैक्टिकल वोटिंग का आधार है मुसलमानों का। लेकिन हिंदुओं के इस मुद्दे पर जैसे ही कुछ पार्टियां, एनडीए के पार्टनर ही सामने आई कि नहीं नहीं, अब हम हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे, मोदी ने उन्हें पाठ पढ़ा दिया। अब छोड़ो ये सेकुलरिज्म का नाटक, अब वापस आओ और हमारे साथ हमारे आइडिया, हमारे तरीके से, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मेन मकसद है, मुद्दा है, उसके साथ आगे बढ़ो, हिंदुत्व की राजनीति करो। और इन लोगों ने समझा और उसके बाद ये प्रोपेगेंडा पैदा होने लगा। उसमें से एक नेता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ऐसे अपने आप को बड़े सेकुलर लीडर कहते हैं। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने मोदी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। क्यों? क्योंकि ये मानते थे मोदी कट्टर हिंदू हैं। वाजपेयी जी कट्टर हिंदू नहीं थे, क्योंकि वो सॉफ्ट तरीके की राजनीति करते थे। और इसलिए नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी मोदी जी से समस्या थी। और यही कारण था कि उन्होंने 2014 में भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया था। लेकिन धीरे धीरे थोड़ा भ्रम टूटा और फिर वो इसी रास्ते पे आने लगे। एक दो बार उन्होंने गठबंधन में उलट पुलट किया, लेकिन इस बार उनके विचारधारा पूरी तरीके से बदल गई है। क्यों बदल गई है? क्यों सेकुलरिज्म का भूत उनके सर से उतर रहा है?
क्योंकि मोदी ने कहा है, और मोदी के सिखाए गए रास्ते सिर्फ नहीं है बल्कि उनके 12 सांसदों की तरफ से जो नीतीश कुमार को संकेत मिल रहा है वो भी एक आधार है। और इसलिए नीतीश कुमार अब ये सेकुलरिज्म का नाटक छोड़ चुके हैं। इसलिए उन्होंने पत्र लिखा पीएम मोदी को, बताया कि राम मंदिर के मुद्दे पर आपने बेहतर काम किया। ये लेटर सेकुलरिज्म के पैरोकारी करने वाले न मीडिया वाले को पच रहा है, न विपक्षी पार्टी के नेताओं को पच रहा है। और इसलिए यह कहा जा रहा है कि बिहार में देखिए हिंदुत्व के रास्ते पर नीतीश कुमार चलने लगे हैं, तो बिहार में सहयोगी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा वो छीन रहे हैं। इसलिए भाजपा को परेशानी होने वाली है। परेशानी भाजपा को नहीं होगी, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपटीटर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे थे, और महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुई थी। पहले भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम दी गई, छोटे भाई की भूमिका में रही, लेकिन वहां के लोगों ने शिवसेना से ज्यादा तवज्जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, और फिर आज भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रही। और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया, मोदी को धोखा दिया, तो उनकी पार्टी में ही विस्फोट हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंपटीटर नहीं है, एक दूसरे के साथ चलने वाले लोग हैं, और अगर कंपटीशन करेंगे तो लोग आपको समर्थन नहीं देंगे। हिंदुत्व पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। छोटे भाई जो भी हैं, जो सहयोग करने के लिए तैयार हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है। और वही नीतीश कुमार और उनके 12 सांसद अब मोदी के रास्ते पे चलते नजर आ रहे हैं। पहले भी ठाकुर साहब ने कहा था कि देखो भाई, बिहार में मुसलमान और यादव ये दोनों अगर मेरे दरवाजे पर आते हैं पर्सनल काम के लिए तो हम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को वो वोट नहीं देते भारतीय जनता पार्टी के कारण, तो पर्सनल काम नहीं करेंगे। ऐसे ही अवधारणाएं दूसरे सांसदों के अंदर भी थी। और जैसे ही वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर नीतीश कुमार ढुलमुल नीति अपनाने लगे, उन्होंने जैसे ही बोला कि देखो वक्फ बोर्ड पर हम मुसलमानों की बात भी सुनेंगे, पार्टी के अंदर घमासान मचा। और नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने भी कहा कि सेकुलरिज्म की नौटंकी छोड़ दीजिए, वरना पार्टी खत्म हो जाएगी, आपका राजनीतिक भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, मुसलमानों को खुश करने के लिए राजनीति करने वाले कांग्रेस, आरजेडी, बहुत सारी पार्टियां हैं, आपको उसमें एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। आप इस तरफ ही रहिए, बीच में पेंडुलम की तरह डोलते मत रहिए। और नीतीश कुमार के नेताओं को, उनके सांसदों को यह बात समझ में आ गई। इसलिए अब वो लेटर लिखकर कह रहे हैं सीतामढ़ी से अयोध्या तक ट्रेन चलवाइए, हम माता सीता के शरण में जाएंगे। और मोदी जी के शरण में भी गए। इसलिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जैसे ही केसी त्यागी ने एक मीटिंग की और उसमें कुछ मौलानाओं के साथ मीटिंग के बाद कहा कि नहीं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हम लोग थोड़ा सेकुलर बिहेव रखेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, और साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक डिक्लेरेशन दे दिया, तो इसके बाद परेशानियां बढ़ी। उसी तरीके से अब देखिए चंद्रबाबू नायडू को, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी पहली बार प्रतिक्रिया आई। उनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम तो मुसलमानों की बात भी सुनेंगे, उन लोगों का कंसर्न है। और ये कंसर्न सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कोई सदस्य नहीं हो सकता, मेंबर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिन के अंदर ही उनका सेकुलरिज्म का बुखार टूट गया। मोदी जी ने कहा कि इधर उधर के चक्कर में रहोगे तो जगन मोहन रेड्डी कुछ समय तक तो बड़ा पॉपुलर रहे, उसके बाद धाराशायी हो गए। और ये देखो पवन कल्याण को तुम्हारे साथ है, जनसेना पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी रहे, चंद्रबाबू नायडू साथ में रहे या न रहे, वो लंबे समय से साथ में रहे। उनके ही बड़े भाई चिरंजीवी भी राजनीति में आए, और वो आए तो इतने कंफ्यूज थे, कभी कांग्रेस में, कभी अपनी पार्टी बनाकर, और तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आज राजनीति से आउट हैं। पवन कल्याण आज आंध्र
आंध्र प्रदेश के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और इसलिए चंद्रबाबू नायडू भी थोड़े सकपका गए। 16 सांसद उनके पास हैं। सांसदों से राय लेने पर भी पता चला हमें तो यही राजनीति करनी पड़ेगी। ये तिरुपति बालाजी के ये जो लड्डू का मसला आया, प्रसादम का मसला आया, जिसमें चर्बी मिलाई जा रही थी, उस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू भी पूरी तरीके से खड़े रहे। यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात नहीं थी कि उसमें जगन मोहन रेड्डी को फंसाया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जगन मोहन रेड्डी नहीं फंसने वाले हैं। यह पता चलेगा टेंडर लेने वाला कौन था, टेंडर में कैसे मिलावट किया है, उन लोगों को फंसाया जाएगा, वो लोग जेल जा सकता है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण खासकर, उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू को सिखा दिया कि देखो, साउथ की राजनीति कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करो। सनातन धर्म के साथ रहोगे तो भविष्य लंबा रहेगा। और फिर वो सारे लोग जो कि उनके साथ थे, उन्होंने भी सलाह दिया और मोदी जी ने उन्हें भी हिंदू बना दिया, जो सेकुलर थे। ये सेकुलरिज्म का बुखार जिसके ऊपर रहता है, वो पूरी तरीके से हिंदू नहीं कहला सकता, क्योंकि उसके दिमाग में तो मुस्लिम तुष्टीकरण होती है। वो सलाम वालेकुम का जवाब वालेकुम सलाम से देगा, जय श्री राम से नहीं देगा। और ये स्थितियां सेकुलरिज्म के स्तर पर चल रही है, राजनीति में और ज्यादा जोर शोर से है। इसलिए उन्हें भी बैक में आना पड़ा, मोदी जी के शरण में आना पड़ा। और ये इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड हो या फिलिस्तीन का मुद्दा हो या फिर ये जिहाद का मुद्दा हो, हर मामले में जो वो कंफ्यूज नजर आ रहे थे, उनके सांसदों ने ही कह दिया कंफ्यूजन में रहेंगे तो फिर हम आपके साथ रहने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। ये सारे लोग लाइन पर आ गए हैं। लेकिन इसमें एक और नाम है बिहार से ही चिराग पासवान का। चिराग पासवान के दिमाग पर भी सेकुलरिज्म का भूत सवार था। उनको भी लग रहा था जैसे रामविलास पासवान कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में कहीं भी जाकर राजनीति करते रहे और मौसम विज्ञानी बताए जाते थे, हमेशा मंत्री पद लेते थे। वैसे ही हम भी सेकुलर बने रहे, समाजवादी सेकुलर हम हैं, हमारी पार्टी है। उनको भी बैकफुट पर आना पड़ा। वही वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जैसे ही बोले और उसके बाद उन्हें उनकी औकात दिखा दी गई, फिर से वो यू टर्न लिए और यही सेकुलरिज्म को छोड़कर मोदी जी के रास्ते पर यानी हिंदुत्व के रास्ते पर आ गए। ऐसे ही एक और कंफ्यूज नेता थे जयंत चौधरी। ये जयंत चौधरी को भी यही लग रहा था कि हम कभी अखिलेश कभी वहां कभी यहां जाकर, ये सेकुलरिज्म का बुखार उनके ऊपर भी चढ़ा था। लेकिन ऐसा यू टर्न हुआ है कि अब वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसी हिंदुत्व के रास्ते पे चल रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के जन्म महोत्सव पर उन्होंने एक पखवाड़ा 15 दिन तक उनके बर्थडे को मनाने सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग जगह पर आयोजन किया और फिर साथ ही अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन भी किया। ऐसे ही जेडीएस की भी स्थिति है कर्नाटक में। बहुत समय तक ये देवगौड़ा परिवार झूलता रहा, मुसलमान हमें वोट देगा इसलिए सेकुलर बने रहो। लेकिन हुआ क्या? कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने एक वोट नहीं दिया, सब कांग्रेस की तरफ से चले गए और उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया कि जब मुसलमान वोट ही नहीं दे रहा तो हमें हिंदुओं को कंसोलिडेट करना पड़ेगा और उसके लिए भाजपा के साथ गठबंधन जरूरी है। उनके भी 2 सांसद हैं और उन्होंने भी पूरा यू टर्न लिया है। अब वो भी कट्टर हिंदुत्व पर ही चल रहे हैं। इसलिए संगति से गुण भी होता है, संगति से दोष भी लगता है और यही गुण दोष दिखाई पड़ रहा है पूरी राजनीति में। कांग्रेस के साथ जाकर उद्धव ठाकरे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म गैंग में आ गए, इसीलिए मातोश्री के सामने मुसलमानों का धरना प्रदर्शन होता है, हमने वोट दिया वक्फ बोर्ड पर, हमारा सपोर्ट करो। मुंबई में लाखों मुसलमान घुस आते हैं और शिव सैनिक जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं हाथ जोड़कर खड़े रह जाते हैं। यह स्थिति पहले से नहीं थे और यही गुण और दोष के स्तर पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को संगति का असर हुआ है और इन लोगों की संगति का असर हुआ कि ये सेकुलरिज्म छोड़कर हिंदुत्व पर आ गए और उद्धव ठाकरे हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर बन गए हैं, मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गए हैं। यह स्थिति राजनीति में हुई है। इसलिए ये 5 पार्टियां और इनके 37 सांसद 37
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब पूरी तरीके से मोदी जी के साथ है। इनके लीडर चाहे भी तो इधर से उधर नहीं जा सकते, इधर उधर जाएंगे तो 37 में से कम 25 से ज्यादा सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे। ये झुनझुना बजाते रह जाएंगे। ये है परिवर्तन, यू टर्न। और इसलिए इस बीच जो राजनीति में चल रही है और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं मोदी जी को हमने साइकोलॉजिकली कमजोर कर दिया है, ये उनके फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है, क्योंकि मोदी तो पहले से भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।